लाइफ साइंस क्लासेस में सभी का स्वागत है। छात्रों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडल के प्रयोग। मेंडल ने मटर के पौधे में एक संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस और द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस प्रयोग किया था और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला था वही निष्कर्ष मेंडल के नियमों के रूप में जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम एक संकर संकरण और दो संकर संकरण को डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे का चुनाव किया। चुनाव क्यों किया, इसका वीडियो पहले हम बना चुके हैं। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का उन्होंने चुनाव किया था और सभी लक्षणों पर उनकी वंशागति का कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया था। मेंडल का जो पहला प्रयोग था वो था एक संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। संकरण क्या होता है? जब दो विभिन्न किस्मों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उसी को कहते हैं संकरण, और उससे बनने वाली प्रजाति को कहते हैं हाइब्रिड यानी संकर कहते हैं। एक संकर संकरण वह संकरण होता है जिसमें सिर्फ एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी एक समय में एक लक्षण के तुलनात्मक दृश्य रूपों की वंशागति के अध्ययन हेतु किए जाने वाले संकरण को एक संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक ही लक्षण का प्रयोग किया था और उसी की वंशागति को एक बार में देखा था। एक उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं। एक लक्षण है लंबाई का लक्षण। तो लंबाई के दो दृश्य रूप होते हैं। दृश्य रूप का मतलब होता है वह लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हों, यानी जिनका दृश्य रूप प्रकटन होता है। जैसे कि हम पौधे को देख के बता सकते हैं कि पौधा लंबा है या पौधा बौना है। तो लंबाई के दो दृश्य रूप होते हैं, लंबापन और बौनापन। तो एक ही लक्षण के दो दृश्य रूपों के अध्ययन के लिए जो क्रॉस कराया गया उसी को कहते हैं एक संकर संकरण। ठीक है, इसके लिए मेंडल ने क्या किया? सबसे पहले शुद्ध नस्ली पौधे का चुनाव किया। शुद्ध नस्ली कैसे? शुद्ध नस्ली लंबे पौधे और शुद्ध नस्ली बौने पौधे, यानी कि दो दृश्य रूप हैं। तो एक पौधा जो शुद्ध नस्ली लंबा है, शुद्ध नस्ली लंबे का मतलब हुआ कि उसके जो लंबाई के जीन्स हैं वो दोनों जीन्स डोमिनेंट हैं, मतलब दोनों जीन्स क्या हैं? समान हैं, तभी वो शुद्ध नस्ली लंबा होगा। अगर हम मानते हैं कि लंबाईपन के लिए जीन टी है तो जीन हमेशा जोड़े में होते हैं, तो जोड़े के दोनों जीन कैपिटल में होंगे तो इसे हम कहेंगे शुद्ध नस्ली लंबे पौधे। ठीक है, लेकिन अगर जोड़े में एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होगा तो होगा ये भी लंबा, लेकिन ये शुद्ध नस्ली लंबा नहीं होगा, ये विषम युग्मकी होगा, अशुद्ध नस्ली होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक बौनेपन का जीन भी उपस्थित है। इसी प्रकार से अगर दोनों जीन बौनेपन के ही हों, कैपिटल टी लंबेपन का जीन है और स्मॉल टी बौनेपन का जीन है, अगर जोड़े में दोनों ही स्मॉल टी हो तो ये इसका प्रकटन कैसे होगा? बौना पौधा के रूप में होगा। ठीक है, और ये पौधा कैसा होगा? शुद्ध नस्ली होगा, क्योंकि इसमें लंबेपन का कोई जीन्स नहीं है। तो मेंडल ने शुद्ध नस्ली बौने पौधे मतलब इफ जीनोटाइप का और शुद्ध नस्ली लंबे पौधे मतलब इफ जीनोटाइप का प्रयोग किया। इनका चयन किया और इस पौधे को इन्होंने जनक पीढ़ी का नाम दिया। जनक पीढ़ी को पी जनरेशन यानी पेरेंट जनरेशन कहते हैं। फिर क्या किया? दोनों जनकों के मध्य यानी शुद्ध नस्ली लंबे और शुद्ध नस्ली बौने पौधे के मध्य संकरण करवाया। ठीक है, तो इन्हें क्या प्राप्त हुआ? जो पहली पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए वे सभी क्या थे? लंबे पौधे थे। और मेंडल ने इन पौधों को कहा प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 जनरेशन। इसे क्या कहा? F1 जनरेशन। ठीक है, शुद्ध नस्ली लंबे और बौने के मध्य क्रॉस कराने पर जो पहली पीढ़ी प्राप्त हुई वो लंबे पौधे की प्राप्त हुई, तो इसको इन्होंने F1 जनरेशन कहा। अब ये नहीं पता था कि ये पौधे शुद्ध नस्ली लंबे हैं या विषम युग्मकीय लंबे हैं। दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया कि F1 पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी से जो पौधे प्राप्त हुए थे उनके बीच स्वपरागण किया, मतलब इनमें कोई संकरण प्रयोग नहीं किया, पौधों में अपने आप स्वपरागण हुआ। क्योंकि मटर का जो पुष्प होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि इसमें परपरागण नहीं हो सकता है। कृत्रिम रूप से तो कराया जा सकता है लेकिन प्राकृतिक रूप से परपरागण नहीं होता, सिर्फ स्वपरागण हो सकता है। तो इसमें स्वपरागण होने दिया और उनसे जो दूसरी पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए
यानी कि जनक पीढ़ी से जो नई पीढ़ी बनी उसे हम कहेंगे प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी से जो नई पीढ़ी बनेगी उसे कहेंगे द्वितीय पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी F2 जनरेशन। तो इसमें लंबे और बौने दोनों पौधे प्राप्त हुए। पहली पीढ़ी में सिर्फ लंबे प्राप्त हुए थे, लेकिन दूसरी पीढ़ी में लंबे और बौने 3 और 1 के अनुपात में प्राप्त हुए। यानी 4 में से 3 पौधे कैसे थे, लंबे थे, और एक कैसा था, बौना था। इसको हम ड्वार्फ या शॉर्ट भी लिख सकते हैं। तो ये था मेंडल का पहला संकरण प्रयोग, और इस प्रयोग से इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। तो सबसे पहले इस प्रयोग को हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मेंडल ने एक लंबे पौधे का चुनाव किया और एक बौने पौधे का। किस प्रकार के थे, दोनों शुद्ध नस्ली थे। शुद्ध नस्ली का मतलब ये हुआ कि दोनों के जीन्स समान थे। ठीक है, यहाँ पर लंबेपन के लिए जीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी बौनेपन के लिए लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लंबेपन में दोनों जीन्स क्या हैं, कैपिटल टी हैं, मतलब ये पौधा लंबा होगा और शुद्ध नस्ली होगा। यहाँ पर क्या है, दोनों जो जीन्स हैं वो स्मॉल टी हैं, मतलब पौधा बौना होगा और शुद्ध नस्ली होगा। इन दोनों पौधों का चुनाव किया और इसको क्या कहा, इसको कहा पी जनरेशन, मतलब पेरेंट जनरेशन, जनक पीढ़ी हो गई। ये कौन सी पीढ़ी हो गई, जनक पीढ़ी। अब जनक पीढ़ी का क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने का मतलब ये है कि इनके गैमेट्स आपस में मिलेंगे, निषेचन की प्रक्रिया होगी, जाइगोट बनेगा, भ्रूण बनेगा, उनसे नए पौधे बनेंगे। ठीक है, तो इस पौधे में यानी कि जो जनक का शुद्ध नस्ली लंबा पौधा है, इसमें गैमेट कितने प्रकार के बनेंगे, क्योंकि दोनों जीन समान हैं तो गैमेट एक ही प्रकार का बनेगा और उसमें होगा टी, कैपिटल टी होगा। ठीक इसी प्रकार से जो बौना पौधा है, इसमें भी जो गैमेट बनेगा वो बनेगा स्मॉल टी। ठीक है, अगर हम इसको परागकण मान ले रहे हैं, नर पौधा, इसको मादा पौधा ओम मान ले रहे हैं, तो जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो जाइगोट में नया संयोजन क्या बनेगा, टी और टी, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी कि यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी कैसे बना, निषेचन की प्रक्रिया द्वारा। यहाँ क्या हुआ, निषेचन हुआ, संकरण हुआ। ठीक है, तो निषेचन हुआ तो जाइगोट बना कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब कैपिटल टी स्मॉल टी ये पौधा प्रकटन होगा किस रूप में, लंबे पौधे के रूप में। किस रूप में प्रकट होगा, लंबे पौधे के रूप में। यानी कि ये पहली पीढ़ी का पौधा हो गया। क्या हो गया, पहली पीढ़ी का। तो इसे हम F1 जनरेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, F1 जनरेशन। जनक पीढ़ी कैसी थी, लंबी भी थी और बौनी भी थी, लेकिन पहली पीढ़ी कैसी हुई, सिर्फ लंबे पौधे प्राप्त हुए। इसको कहा गया F1 जनरेशन। यहाँ बौनेपन का जो जीन्स है ये दिखाई नहीं दिया, मतलब गायब हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया कि जो F1 पीढ़ी से पौधे प्राप्त हुए थे, F1 जनरेशन में जो पौधे प्राप्त हुए थे उनमें स्वपरागण होने दिया। स्वपरागण का मतलब हुआ कि उसी पौधे का परागकण होगा, यानी उसी पौधे का पोलन ग्रेन होगा, मेल गैमीट होगा, उसी पौधे का मेल गैमीट, और उसी पौधे का ओवम यानी कि फीमेल गैमीट होगा, स्वपरागण होगा। अब देखिए पौधे का जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में ही क्रॉस होगा। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पर दो प्रकार के जीन्स हैं, तो गैमीट भी कितने प्रकार के बनेंगे, दो प्रकार के बनेंगे। एक बनेगा टी युक्त और दूसरा बनेगा स्मॉल टी युक्त। इसमें भी एक बनेगा कैपिटल टी युक्त गैमीट और दूसरा बनेगा स्मॉल टी युक्त गैमीट बनेगा। ठीक है, अब इनके मध्य क्रॉस होना है। अब देखिए यहाँ पर गैमीट है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके मध्य क्रॉस होगा तो हमें ये कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा। ठीक है, कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी होंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी और दोनों स्मॉल टी। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्रॉस करवा रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये इनके गैमीट हो गए ये वाले। ठीक है, फिर दूसरा है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दूसरे पौधे के गैमीट हो गए। अब इनके मध्य क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है,
फिर इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस स्मॉल टी को इस कैपिटल टी से क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी को इस स्मॉल टी से क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। अब आप जीनोटाइप देख के बता सकते हैं कि ये चारों प्रकार के पौधे किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स से मैच करते हैं कि क्या वास्तव में वही है। देखिए यहाँ पर कैपिटल टी है तो ये मैच हो गया, 2 कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं ये दोनों होंगे, और एक स्मॉल टी है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि कैपिटल टी लंबेपन के लिए होता है और स्मॉल टी बौनेपन के लिए होता है। तो यहाँ पर दोनों जीन लंबाई के हैं, तो ये पौधा कैसा होगा, ये पौधा होगा लंबा, यानी कि टाल होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है दूसरी पीढ़ी में इनको क्या प्राप्त हुआ था, अभी हमने बताया था कि लंबे और बौने पौधे 3:1 में प्राप्त हुए। ये पौधा भी क्या होगा, लंबा, और दूसरा पौधा भी क्या होगा, लंबा, और ये पौधा कैसा होगा, बौना, क्योंकि जनक पीढ़ी में आपने देखा था जहाँ पर दोनों स्मॉल टी थे वो बौने थे। 3:1 में लंबे और बौने पौधे प्राप्त हुए, यहाँ पर इनका जीनोटाइप दिखाया गया है। ठीक है, जब प्रथम पीढ़ी के पौधे में स्वपरागण कराया गया तो 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना प्राप्त हुआ, इसी को कहते हैं 3:1, और यह अनुपात कहलाता है एक संकर अनुपात, या इसको मोनोहाइब्रिड रेशियो कहते हैं। क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड रेशियो। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली पीढ़ी में जो जनक पीढ़ी थी, जनक पीढ़ी में लंबे और बौने दोनों पौधे थे, लंबे और बौने दोनों पौधे थे, लेकिन पहली पीढ़ी में सिर्फ लंबा पौधा ही आया, बौना क्या हुआ, गायब हो गया। ठीक है ना चौंकाने वाला रिजल्ट। ठीक है, फिर इस लंबे का जब क्रॉस कराया गया तो दूसरी पीढ़ी में फिर से लंबा और बौना पौधा प्राप्त हुआ, यानी कि जो बौना गायब हो गया था पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में वो बौना आ गया। तो ये तो था मेंडल का प्रयोग। तो इसके आधार पे मेंडल ने कुछ निष्कर्ष निकाला कि बौना गायब क्यों हो गया, दूसरी पीढ़ी में क्यों बौना पौधा वापस आ गया। तो इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला इसको देखते हैं, और इसी के आधार पे मेंडल ने अपने प्रभाविता और पृथक्करण का नियम दिया था। तो इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पे 3 निष्कर्ष प्राप्त किए। कितने, 3, कौन कौन से। इन्होंने बताया कि वंशागति के लिए एक कुछ कारक होते हैं, अनुवांशिकी के कारक होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, कारकों के द्वारा जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक अनुवांशिक लक्षण के 2 एकक कारक होते हैं, 2 यूनिट फैक्टर होते हैं। ठीक है, और लैंगिक जनन के समय जीव द्वारा उत्पन्न युग्मक में प्रत्येक लक्षण में एक ही कारक होते हैं। क्या होते हैं, एक ही कारक होते हैं। विलियम एल जॉनसन ने इन्हें जीन कहा था, मेंडल ने जिसको कारक कहा, जॉनसन ने क्या कहा, जीन्स कहा। अब देखिए प्रत्येक अनुवांशिक लक्षण के 2 कारक होते हैं। यहाँ पर फिर वही उदाहरण हम लेते हैं लंबेपन का जीन। ठीक है, लंबाई का लक्षण लेते हैं तो ये लक्षण हो गया, इसके 2 कारक होते हैं। ठीक है, तो इन कारकों को हम किससे डिनोट करते हैं, एक को कैपिटल टी से और दूसरे को स्मॉल टी से, मतलब ये लंबेपन का कारक और ये बौनेपन का कारक। ठीक है, 2 कारक हो गए, एक लंबेपन का कारक और दूसरा बौनेपन का कारक। और ये कारक क्या होते हैं, जब युग्मक बनता है तो प्रत्येक लक्षण में एक ही कारक होता है, प्रत्येक युग्मक में, यहाँ पर होना चाहिए युग्मक। ठीक है, युग्मक बनेगा तो ये कारक क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, टी और टी। अब देखिए ये अगर पौधा है तो इसके युग्मक बनेंगे तो एक युग्मक में कैपिटल टी वाला कारक चला जाएगा और दूसरे युग्मक में स्मॉल टी वाला कारक चला जाएगा। यही मेंडल ने बताया था कि प्रत्येक लक्षण के 2 कारक होते हैं और दोनों कारक जब युग्मक बनता है तो प्रत्येक युग्मक में एक एक कारक चला जाता है। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष इन्होंने बताया था प्रबलता का या प्रभाविता का, प्रबलता या प्रभाविता का। ठीक है, इन्होंने कहा कि प्रत्येक अनुवांशिक लक्षण के 2 विभिन्न रूपों में प्रबल
और दूसरा अप्रबल कारक होता है। मतलब दो कारक होते हैं, अभी हमने बताया कि लंबाई के लक्षण के लिए दो कारक हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इन्होंने बताया कि एक कारक प्रबल होता है और दूसरा कारक अप्रबल होता है। ठीक है, एक प्रबल और दूसरा, ये प्रबल हो गया और दूसरा अप्रबल हो गया। देखिए, प्रबल और अप्रबल का हम निर्धारण कैसे करेंगे। प्रबल मतलब होता है प्रभावी, जो अपना प्रभाव दिखाए। अप्रबल मतलब होता है जो अपना प्रभाव ना दिखा पाए। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जिस सदस्य में दोनों रूपों के कारक एक साथ उपस्थित होते हैं, क्या बताया कि दोनों रूपों के कारक एक साथ उपस्थित होते हैं। मतलब एक कारक टी है और दूसरा कारक स्मॉल टी है, अगर ये पौधे में एक साथ उपस्थित होते हैं तो केवल प्रबल रूप का प्रकटन होता है, अप्रबल का प्रकटन नहीं होता है। प्रबल का ही प्रकटन होगा, मतलब कैपिटल टी ही प्रकट होगा, स्मॉल टी प्रकट नहीं होगा। तो कैपिटल टी प्रकट होके क्या दिखाएगा, लंबा पौधा बनेगा। क्या बनेगा, लंबा। स्मॉल टी क्या बनाता, बौना। लेकिन अब मेंडल के अनुसार अगर दोनों एक साथ उपस्थित हैं, दोनों कारक एक साथ उपस्थित हैं, तो सिर्फ प्रबल ही प्रकट होगा, यानी कैपिटल टी प्रकट होगा, स्मॉल टी प्रकट नहीं होगा। यानी कि ये पौधा सिर्फ लंबा होगा, बौनेपन का जीन प्रकट नहीं कर पाएगा। इसी को कहते हैं प्रभाविता। मतलब एक कारक जब दूसरे कारक के प्रकटन को रोक दे, उस पर प्रभावी हो जाए, प्रबल हो जाए, तो उसी को प्रबलता कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि प्रबलता भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो प्रबलता का उदाहरण क्या है, देखिए, जब इन्होंने जनक पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराया था तो पहली पीढ़ी में सिर्फ लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, बौना नहीं प्राप्त हुआ था। इसका मतलब क्या है कि लंबेपन का जीन बौनेपन के जीन के लिए प्रबल है, प्रबलता पाई जाती है। और तीसरा जो इनका निष्कर्ष था वो था पृथक्करण, सेग्रीगेशन। इन्होंने बताया कि संकर पौधे में यद्यपि अप्रबल कारक का प्रकटन नहीं होता, जाहिर सी बात है नहीं होता है, फिर भी यह कारक डोमिनेंट के साथ रहते हुए शुद्ध बना रहता है। मतलब प्रबल कारक के साथ, यहाँ देखिए टी और टी, बताओ कौन सा पौधा होगा, लंबा पौधा होगा। जीन किसका है, बौनेपन का भी जीन है, लेकिन पौधा क्या है, लंबा। इन्होंने कहा कि ये डोमिनेंट जीन यानी कि प्रभावी जीन के साथ या प्रबल कारक के साथ रहते हुए भी शुद्ध बना रहता है। ऐसा नहीं है कि इसके साथ गया, इसका प्रकटन नहीं हुआ तो इसका जो लक्षण प्रकट होने का वो गायब हो जाएगा, गायब नहीं होगा, शुद्ध बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब यह प्रबल कारक यानी कि अप्रबल कारक प्रबल कारक से पृथक होगा, यानी टी पृथक हो जाएगा, कैपिटल टी अलग हो जाएंगे, तभी अपना प्रकटन करेगा, तभी अपना प्रकटन करेगा। इसी को कहते हैं पृथक्करण। ठीक है, और शुद्ध रहता है, इसलिए इसको कहते हैं युग्मकों की शुद्धता। ये इन्होंने किसके आधार पे बताया पृथक्करण, इन्होंने बताया कि जब पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधे में स्वपरागण कराया गया। पहली पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए थे, सभी लंबे पौधे थे, इनमें स्वपरागण कराया गया। तो दूसरी पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे 3:1 में प्राप्त हुए। मतलब लंबे पौधे के बीच क्रॉस कराने से लंबे भी प्राप्त हुए और बौना फिर से आ गया, बौना पौधा फिर से प्रकट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो बौने पौधे का कारक था वो लंबेपन के कारक के साथ था तो, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जैसे ही दूसरी पीढ़ी में ये लंबे के कारक से अलग हो गया, वैसे ही अपना प्रकटन किया और दूसरी पीढ़ी में बौना पौधा प्रकट हो गया। तो ये 3 निष्कर्ष थे जो मेंडल अपने एक संकर संकरण के प्रयोग से प्राप्त किए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनका प्रयोग ये है, लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य क्रॉस हुआ तो सिर्फ लंबा पौधा बना। अब लंबे पौधे के बीच जब संकरण हुआ तो लंबा और बौना पौधा 3:1 में प्राप्त हुआ, यानी कि इस बौनेपन का जो जीन इनके साथ मिला हुआ था वो यहाँ पर क्या हो गया, अलग हो गया। तो 3 प्रकार के निष्कर्ष एक संकर संकरण से प्राप्त हुए थे। दूसरा मेंडल ने जो संकरण किया उसको कहते हैं द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण का मतलब होता है जब एक साथ 2 लक्षणों के तुलनात्मक दृश्य रूप की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अभी क्या था, सिर्फ
एक लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया गया था, अब एक समय में 2 लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो 2 लक्षणों के वंशागति का अध्ययन करने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए इन्होंने अब क्या लिया, ऐसा पौधा लिया जिसके जो बीज थे वो गोल और पीले बीज थे, गोल और पीले बीज थे। और दूसरा पौधा कैसा था, हरे और झुर्रीदार बीज थे, हरे और झुर्रीदार। अब देखिए इसमें 2 लक्षण हो गए। पहला लक्षण बीजों का जो आकृति हो गई गोल, और दूसरा लक्षण क्या था, जो आकृति तो गोल हो गई और दूसरा लक्षण वो बीज कैसे थे, पीले कलर के थे, बीज कैसे थे, पीले। तो 2 लक्षण एक साथ हो गए। फिर इसमें देखिए एक लक्षण तो हो गया बीजों का, जो रंग हो गया वो क्या हो गया, हरा हो गया, और आकृति कैसी हो गई, झुर्रीदार हो गई। मतलब ये गोल ना हो करके सिकुड़े हुए बीज होते हैं, झुर्रीदार बीज होते हैं। तो यहाँ पर 2 आनुवंशिक लक्षणों को एक साथ लिया गया और इनकी वंशागति का अध्ययन किया गया। तो इसी संकरण को कहते हैं द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए इन्होंने, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने गोल व पीले बीज वाले पौधे को लिया, गोल व पीले, और दूसरा हरे व झुर्रीदार। वहाँ क्या लिया था, लंबे और बौने, और इनको क्या कहा, जनक पीढ़ी कहा। क्या कहा, पेरेंट जनरेशन, जनक पीढ़ी। अब जनक पीढ़ी के मध्य क्रॉस कराया तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई। प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए गोल व पीले बीज वाले प्राप्त हुए। देखिए यही प्राप्त हुआ, गोल व पीला, ये गायब हो गया। हरा और झुर्रीदार पहली पीढ़ी में गायब, जैसे उसमें बौना गायब हो गया था ऐसे इसमें हरा और झुर्रीदार गायब हो गया। तो पहली पीढ़ी में क्या प्राप्त हुए, गोल और पीले बीज वाले पौधे। अब इन्होंने फिर वही किया जो पहले एक संकर संकरण में किया था कि F1 पीढ़ी से जो पौधे प्राप्त हुए हैं उनके बीच स्वपरागण कराया, परपरागण नहीं, स्वपरागण कराया, यानी गोल और पीले बीज के पौधों में स्वपरागण कराया। इनसे क्या प्राप्त हुआ, इनसे जो दूसरे पौधे प्राप्त हुए उस पीढ़ी को क्या कहा गया, F2 पीढ़ी कहा गया, द्वितीय पीढ़ी कहा गया। और इसमें पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए, 9:3:3:1। ठीक है, इस अनुपात में पौधे प्राप्त हुए और इसी अनुपात को कहते हैं द्विसंकर अनुपात या डाई हाइब्रिड रेशियो। देखिए अब ये जो पौधे 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए, ये कौन से पौधे हैं भाई, इन्होंने तो 2 प्रकार के पौधे लिए थे ना, गोल और पीले और हरे व झुर्रीदार। तो 2 प्रकार के ये पौधे प्राप्त होने चाहिए, बाकी ये 2 अलग कहाँ से आ गए। अब देखिए कौन कौन से पौधे प्राप्त हो रहे हैं, गोल और पीले 9 हैं, गोल और पीले 9, गोल और हरे 3, झुर्रीदार व पीले 3, झुर्रीदार व हरे 1। मेंडल ने किसको किसको लिया था, मेंडल ने चुनाव किया था गोल और पीले का और हरे और झुर्रीदार का। लेकिन दूसरी पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ, गोल और हरा आ गया, नया कॉम्बिनेशन, झुर्रीदार और पीला नया कॉम्बिनेशन आ गया। ये कहाँ से आया, तो सबसे पहले हम प्रयोग को समझते हैं, फिर पता चलेगा कि ये जो नए संयोग हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक, अब देखिए चलो मेंडल के जो जनक पीढ़ी थी वो कौन सी पीढ़ी थी, जनक पीढ़ी थी गोल और पीले बीज, झुर्रीदार और हरे बीज। अब इसको हम जीनोटाइप्स कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए गोल एक लक्षण होता है, दृश्य रूप प्रकटन होता है, बीजों का हम लक्षण देख सकते हैं गोल, तो गोल को R से डिनोट करते हैं, राउंड। ठीक है, तो जो गोल लक्षण है इसके लिए भी 2 कारक होंगे, एक प्रभावी कारक और दूसरा अप्रभावी कारक। तो यहाँ पर कैपिटल R प्रभावी कारक हो गया। ठीक है, कैपिटल R क्या हो गया, प्रभावी कारक, और स्मॉल r इसका क्या हो जाएगा, अप्रभावी कारक। ये किसके लिए होगा, ये झुर्रीदार के लिए होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से पीला रंग प्रभावी होता है तो इसके लिए हम कैपिटल Y का प्रयोग करेंगे, और हरा रंग अप्रभावी है, अप्रबल कारक है, तो इसके लिए स्मॉल y का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो R है ये आकृति के लिए है, गोल झुर्रीदार। पीला जो रंग है ये Y जो है रंग के लिए है, पीले के लिए, और स्मॉल y हरे के लिए। ठीक है,
अब देखिए, मेंडल ने जिन पौधों का चुनाव किया वो शुद्ध नस्ली थे। तो शुद्ध नस्ली का मतलब ये हुआ कि दोनों कारक उनके समान होंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। गोल व पीले बीज वाले पौधे, तो गोल के लिए आर होता है, तो दोनों कारक होंगे आर आर, यानी कि गोल हो गए। और पीले के लिए होता है वाई, तो दोनों होंगे कैपिटल वाई, जैसा कि यहाँ लिया गया है। ये गोल के लिए हो गया, ये पीले के लिए हो गया शुद्ध नस्ली। अब दूसरा हरे यानी झुर्रीदार और हरे के लिए, ठीक है। अब देखिए, झुर्रीदार के लिए क्या होता है स्मॉल आर, तो शुद्ध नस्ली है तो दोनों स्मॉल आर होंगे। और हरा है तो उसके लिए स्मॉल वाई, तो दोनों क्या होंगे स्मॉल वाई होंगे। तो ये शुद्ध नस्ली हरा और झुर्रीदार हो गया, ये शुद्ध नस्ली गोल और पीला पौधा हो गया। अब इसके बीच संकरण कराया गया तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे क्या प्राप्त हुए, सभी पौधे प्राप्त हुए गोल और पीले बीज वाले। इसको हम इस चेकर बोर्ड से समझ सकते हैं। ये पहला जो चेकर बोर्ड है, ठीक है, ये जो चेकर बोर्ड है इसे समझ सकते हैं। अब देखिए, गोल और पीला, तो यहाँ पर इसके युग्मक बनेंगे, तो युग्मकों को अलग अलग रखेंगे। अब देखिए युग्मक कैसे बनाएंगे ये भी समझ लीजिए। आर आर वाई वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसमें युग्मक क्या बनेंगे, एक आर ये हो जाएगा और दूसरा वाई, आर वाई हो गया। एक आर ये हो जाएगा और दूसरा कैपिटल वाई। तो इन दोनों को यहाँ रख दिया गया, कैपिटल आर वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक इसी प्रकार से स्मॉल आर स्मॉल वाई और दूसरा स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो इन दोनों को यहाँ रख दिया गया स्मॉल आर स्मॉल वाई को। तो ये बन गए इनके गैमिट, समझ में आया। ये दोनों क्या बन गए, इसके युग्मक बन गए। अब इन युग्मकों का क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका इसका क्रॉस होगा आर वाई का, तो यहाँ पर आर आर को इकट्ठा कर लेंगे, वाई वाई को इकट्ठा कर लेंगे। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर इकट्ठा हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इकट्ठा हो गया, तो इसका कॉम्बिनेशन ये बना। फिर इसका क्रॉस कराएंगे इससे, तो ये कॉम्बिनेशन आएगा। फिर स्मॉल आर वाई का कैपिटल आर वाई से, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। स्मॉल आर वाई का कैपिटल आर वाई से, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो चार प्रकार के पौधे बने हैं इसमें चारों का जीनोटाइप समान है। चारों का जीनोटाइप क्या है, समान है। सब में एक ही प्रकार से लिखा हुआ है आर वाई आर वाई आर वाई। तो ये आर वाई क्या हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको देखते हैं आर आर वाई वाई। अब आप बताइए, ये गोल पीला गोल हरा झुर्रीदार पीला या झुर्रीदार हरा होगा, तो इसको समझते हैं। कैपिटल आर किसके लिए होता है, गोल के लिए। स्मॉल आर किसके लिए होता है, झुर्रीदार के लिए। तो कैपिटल आर स्मॉल आर इकट्ठे हैं तो प्रकरण किसका होगा, सिर्फ कैपिटल आर का होगा। यानी बीज ये बन जाएगा गोल, क्या बन जाएगा, गोल। इसी प्रकार से देखो, कैपिटल वाई किसके लिए होता है, पीले के लिए। स्मॉल वाई किसके लिए होता है, हरे के लिए। अगर कैपिटल और स्मॉल एक साथ में है तो प्रकरण किसका होगा, सिर्फ कैपिटल वाई का होगा। तो कैपिटल वाई होता है पीले के लिए। तो ये जो पौधा बनेगा उसका बीज कैसा होगा, गोल व पीला बीज होगा। यही मेंडल ने कहा था कि पहली पीढ़ी में पौधे जो प्राप्त होते हैं वो गोल व पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरी पीढ़ी में इन्हीं के बीच स्वपरागण कराते हैं। स्वपरागण कराने पे क्या होगा, तो अब इनके गैमिट बनेंगे आर आर वाई वाई के। तो ये चार प्रकार के गैमिट बनाएंगे। ये चारों गैमिट यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये चारों गैमिट किस प्रकार से आ गए तो ये भी समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर है आर आर वाई और वाई। इन चारों को स्वतंत्र रूप से क्रॉस कराइए, आर वाई को आर वाई से, आर को वाई से, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर इसी कैपिटल आर को स्मॉल वाई से, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। आपको कॉम्बिनेशन क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर
यहाँ कैपिटल वाई है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक यही कॉम्बिनेशन यहाँ आप देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये एक पौधे का हो गया, ये क्या हो गया, एक पौधा हो गया ना, राउंड एंड येलो यानी गोल व पीला। और यहाँ पर दूसरा पौधा हो गया राउंड एंड येलो। अब दोनों पौधे के मध्य जब संकरण कराएंगे तो यहाँ 16 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। ठीक है, इनका जब संकरण कराएंगे तो 16 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। तो देखो संकरण कैसे होगा, ठीक इसी प्रकार से सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, यहाँ लिख देंगे, फिर इनका क्रॉस कराएंगे, यहाँ लिख देंगे, इनका क्रॉस कराएंगे यहाँ, और इनका क्रॉस कराएंगे यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसका क्रॉस हो चुका है। अब दूसरे नंबर को इसका क्रॉस करा के यहाँ लिखेंगे, इसका क्रॉस कराएंगे यहाँ लिखेंगे, इनको क्रॉस कराएंगे यहाँ लिखेंगे, इनको क्रॉस कराएंगे यहाँ लिखेंगे। अब इनका भी क्रॉस हो चुका। अब तीसरे नंबर को देखते हैं, इससे क्रॉस कराएंगे यहाँ लिखेंगे, इनसे क्रॉस कराएंगे इधर लिखेंगे, इनसे क्रॉस कराएंगे यहाँ लिखेंगे, इनसे क्रॉस कराएंगे यहाँ लिखेंगे। अब चौथे नंबर का फिर वही प्रक्रिया, पहले से क्रॉस कराएंगे यहाँ, दूसरे से कराएंगे तो यहाँ, तीसरे से कराएंगे तो यहाँ, और चौथे से कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से 16 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। अब इनके जीनोटाइप सबके लिखे हुए हैं। इन जीनोटाइप को देख के आप बता सकते हैं कि पौधा कैसा होगा। ठीक है, तो इन जीनोटाइप को देख के बता सकते हैं पौधा कैसा होगा। तो हम कुछ जीनोटाइप देख के बता रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। क्लियर है, गोल होगा, पीला होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये तो गोल होगा और ये पीला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हरे का जीन है जो प्रकटन नहीं होगा। ये इस कॉम्बिनेशन को देखो क्या कहलाएगा। यहाँ दोनों स्मॉल आर हैं, तो स्मॉल आर का मतलब क्या होगा, झुर्रीदार, दोनों है ना एक साथ, तो झुर्रीदार होगा। और कैपिटल वाई मतलब क्या होगा, वाई का मतलब क्या होता है, येलो, पीला होगा। तो ये पौधा झुर्रीदार और पीला होगा। देखो इसका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, झुर्रीदार और पीला ऐसे से बना हुआ है, रंग पीला है। ठीक है, ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर क्या है, गोल और पीला है। ठीक है, अब एक कॉम्बिनेशन यहाँ भी देख लेते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो स्मॉल आर किसके लिए होता है, झुर्रीदार के लिए, और स्मॉल वाई किसके लिए होता है, हरे के लिए होता है। ये देखो झुर्रीदार और हरा है, ऐसे ऐसे बना हुआ झुर्रीदार और कलर क्या है, हरा है। तो इस प्रकार से 16 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं और इनका अनुपात होता है 9:3:3:1 के। आप इसको कॉपी में लिख के संकरण करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गोल व पीले यानी 9 पौधे प्राप्त होते हैं, गोल और हरे 3 पौधे प्राप्त होते हैं, झुर्रीदार व पीले 3 और झुर्रीदार व हरे 1 पौधे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार का जो संकरण है 2 लक्षणों की वंशागति को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जा रहा है, तो इसको द्विसंकर संकरण कहते हैं। और इस संकरण के फलस्वरूप मेंडल ने जो नियम प्रतिपादन किया था उसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस संकरण से इन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किए। वो निष्कर्ष क्या है कि F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इन चारों में से 2 नए संयोग होते हैं, एक गोल और हरा नया संयोग होता है और दूसरा झुर्रीदार और पीला नया संयोग प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर मेंडल स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम देते हैं और एक संकर संकरण के आधार पर प्रभाविता और पृथक्करण का नियम देते हैं। हमें उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।